शेरशाह सूरी किस्त नंबर 28। उस रात किला के अंदर और फसील पर रायसीन की फौजियों ने इस कदर शोरगुल किया और ऊधम मचाया कि जैसे वहाँ मछली बाजार लगा हो या कई बारातें एक साथ चढ़ी हों। सुल्तान ने अपने लश्करियों को किला से दूर रखकर सिर्फ मुहासरा किया था, मगर इतनी दूर होने के बावजूद किला का शोर साफ सुनाई देता था। पर फसील पर मौजूद हिंदू पहरेदार शराब की बोतलें संभाले और रक्स करते नजर आए। इससे शाही लश्करों में बहुत जोश पैदा हुआ, मगर वो बगैर हुक्म शाही के किला पर हमला नहीं कर सकते थे। सुल्तान शेरशाह ने सूबों को भी हमले का हुक्म नहीं दिया। इसे अपने लश्करी इस कदर अजीज थे कि वो एक सिपाही बिला वजह ज़ाया नहीं करना चाहता था। इसका ख्याल था, और ये ख्याल सही भी था, कि किला वाले मुहासे से तंग आकर हफ्ता दो हफ्ता में हथियार डाल देंगे, फिर किला पर हमला करके लश्करियों की जानों का क्यों नुकसान किया जाए। हाँ, सुल्तान ने जरूर किया कि किले के मुहासरे में और ज़्यादा सख्ती कर दी ताकि किला के अंदर बाहर से किसी किस्म की मदद न पहुंच सके। बाज़ मौरख़ीन ने मुहासरा किला रायसीन के बारे में बहुत सी गलत बातें लिखी हैं। दरअसल हमारी इस्लामी तारीख़ का ये बहुत बड़ा अलमिया है कि एक बादशाह के दौर में जो तारीख़ मुरतब होती थी, अगर दूसरा बादशाह इसके खिलाफ होता तो वो तारीख़ को बदलवा दिया करता था। शेरशाह के दौरे हुकूमत में जो तारीख़ लिखी गई थी, इसे मुग़लों के दौरे हुकूमत में तकरीबन यकसर बदल दिया गया। तारीख़ बताती है कि रायसीन का मुहासरा 6 माह तक जारी रहा। ये बात कतई नाकाबिल यकीन है, इसलिए कि ताजदार हिंद जिसने मुग़ल बादशाह हुमायूं का ताक़ुब करके इसे हिंदुस्तान से निकाल दिया था, वो महज एक किला की तस्खीर के लिए 6 माह कैसे मुहासरा रख सकता है। बहरहाल शेरशाह का रवैया बहुत मुहतात था और इसने चंद दिन या मुमकिन है ये चंद माह हो किला पर आम हमला का हुक्म नहीं दिया। इसीलिए अफगानियों को बुज़दिले का ताना दिया गया। सुल्तानी लश्कर की तरफ से सिर्फ खामोश मुहासरा का ये असर ज़रूर हुआ कि किला वाले बहुत शेर हो गए और उन्होंने समझ लिया कि किला रायसी नाकाबिल तस्खीर है और सुल्तान किसी बहाने अपनी जान छुड़ाकर वापस जाना चाहता है। चुनांचे किला के लश्करी फसील पर खड़े होकर मुहासरा करने वाले शाही लश्करों को ना सिर्फ मुँह चलाते बल्कि इन पर गलीज अल्फाज में तानाजनी करने से बाज न आते थे। सुल्तान के लश्करी गुस्सा से लाल पीले हो जाते, मगर इन्हें सब्र करना पड़ता। एक दिन ऐसा हुआ कि एक अफगान सिपाही ने आपस में गुफ्तगू करते हुए कहा, किला के इन बेगैरतों को देखो, ऊपर खड़े होकर कैसे मुंह बनाते और ताने देते हैं। अगर बहादुर हैं तो मैदान में निकले, फिर मालूम हो कि कौन कितने पानी में है। इसका साथी शायद कुछ ज़्यादा जला बैठा था। इसने जवाब दिया, वो बेगैरत हैं बल्कि बहादुर भी हैं। राजपूतों की बहादुरी यूँ भी पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है, इसी वजह से तो किला अब तक फतह ना हो सका। पहला बिगड़ गया, बोला, ये तुमने क्या बात की? बहादुर हैं तो क्या हम बुज़दिल हैं? आधा हिंदुस्तान हमने फतह कर लिया है, फिर भी तुम अपने आप को ताना दे रहे हो। दूसरा भी अकड़ गया। इसने कहा, मैं बहादुरी और बुज़दिली को नहीं जानता, मगर क्या ये हकीकत नहीं कि इतने रोज़ से हम किला का मुहासरा किए हुए हैं और सुल्तान ने हमें अब तक हमला का हुक्म नहीं दिया। हो सकता है कि सुल्तान की इसमें कोई मसलहत हो। पहले ने सुल्तान की पोजीशन बचाई, मगर दूसरा ज़्यादा मुँह फटता। इसने फ़ौरन जवाब दिया, मसलहत का दूसरा नाम बुज़दिली हुआ करता है। बहादुर वो हैं जो हमारा मजाक उड़ाते हैं और हम यहाँ दुम दबाए बैठे इनकी गालियाँ सुनते रहते हैं। पहले को इस बात पर गुस्सा आया, इसे गैरत मालूम हुई। इसने फ़ौरन ऐलान किया, भाइयों तुम में से कौन कौन मेरा साथ देगा? किसी ने पूछा, आखिर तुम क्या करना चाहते हो? पहले अपना मकसद तो बयान करो। पहले ने इधर नज़र दुड़ा के कहा, मैं अपने माँ की दूध की कसम, ये बात जो मैं कह रहा हूँ किसी को ना बताना। कल सुबह मैं किला रायसीन के दरवाजे पर जाकर अपना मुदल्लल जवाब तलब करूँगा और उनसे कहूँगा कि बहादुरी ये है कि किला से निकलकर दूब मुकाबला करो, फिर मालूम होगा कि कौन कितने पानी में है। इसके बाद सुनकर तकरीबन 15 अफगान खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि वो इसके साथ चलेंगे और किला वालों को चैलेंज करेंगे कि इन अफगानों में ऐसा जोश खरोश पैदा हुआ कि सब ने अपने हाथ मारकर कसम खाई कि कल वो अपने फैसले पर अमल करेंगे, नीज़ ये कि इसकी खबर सुल्तान को नहीं पहुंचाई जाएगी। ये अफगान इस कदर पुरजोश हो गए थे कि रात को अच्छी तरह सो भी न सके और नमाज फजर के फ़ौरन बाद कमरे कस के मुकाबले पर जाने के लिए तैयार हो गए। क्योंकि उन्होंने अपने मंसूबे को पोशीदा रखा था, इसीलिए किसी ने इनकी तो तवज्जो न दी और 1500 का ये गिरोह तीर तलवार लेकर खैमागाह से निकला और चंद ही लम्हों में बढ़कर किला रायसीन के दरवाजे पर पहुंच गया। पहरेदारों ने अफगान गिरोह को इधर आते देखा तो भागकर अपने अफसरों को खबर दी। यह खबर फ़ौरन राय पूरन मल को भी पहुंचाई गई। वो फ़ौरन दरवाजे पर पहुंचा, ऊपर की बुर्जी में आकर बैठ गया। अफगान गिरोह दरवाजे के करीब पहुंच चुका था। पूरन मल ने एक आदमी के ज़रिए इनसे दरियाफ्त किया, अफगान लश्करी किला के दरवाजे पर क्यों आए हैं? क्या वो सुल्तानी लश्कर से बागी होकर और पनाह तलब करना चाहते हैं? मंसूबा बनाने वाला अफगान सबसे आगे था। इसने जवाब दिया, ना हम बागी हैं और ना पनाह चाहते हैं। किला वाले फसील पर खड़े होकर हमारा मजाक उड़ाते हैं और हम पर तरह तरह की फप्तियाँ कसते हैं। वो हमें बुज़दिल कहते इसलिए आए हैं कि इन्हें किला के बाहर भेजा जाए, फिर हमारा और इनका मुकाबला हो। जो बुज़दिल होगा वो मैदान छोड़कर भागेगा। अगर इन्हें अपनी बहादुरी पर नाज है तो वो हमारा चैलेंज कबूल करें। ये वाकई बड़ी बेगैरती की बात थी। राय पूरन मल ने अपने दूसरे सरदारों से मशवरा किया,
मंचले जवान मुकाबला के लिए तैयार हो गए। ऊपर से ऐलान किया गया, मलीच मुसलमानों का चैलेंज कबूल किया गया, हमारे बहादुर किला से बाहर आ रहे हैं। फौरन मल ने अपने 4 बड़े सरदारों को हुक्म दिया कि रायसीन के लश्करों में से 2000 बहादुर मंचले और जीदार सिपाहियों का इंतखाब और इन्हें पूरी तरह मुसल्लह करके किला के बाहर भेजे जाने का इंतजाम करें। और सरदारों ने सबसे पहले इन सिपाहियों को बुलवाया जो अफगानों पर आवाजें कसते थे और इन्हें बुजली का ताना देते थे, मगर इनमें से आधे से ज्यादा मुंह चुरा गए और वो सामने न आए। फिर भी हिंदू लश्कर, जिसमें राजपूतों की तादाद ज्यादा थी, में से 2000 से ऐसे ज्यादा सिपाही निकल आए जिन्होंने अपने आप को अफगानों के मुकाबला के लिए पेश किया। चूंकि दोनों लश्करों की इज्जत का सवाल था, इसलिए राजपूत सरदारों ने इन सिपाहियों की पिछली कारकर्दगी के मुतल्लिक पूरी तहकीक की और सिर्फ इन सिपाहियों को मुकाबला पर भेजने के लिए मुंतखब किया जो मानवी तीरंदाज और शमशीरजन थे। इसके बाद भी आखिरी इंतखाब के लिए इन सिपाहियों को पूरन मल के सामने पेश किया गया। मुकाबले पर आने वाले अफगानों की तादाद 1500 से ज़्यादा ना थी, फिर भी पूरन मल ने इनके मुकाबले पर 2000 सिपाहियों को भेजने का फैसला किया, मगर इसने अफगानों को इतला भिजवाई कि इनकी तादाद के बराबरी किला से राजपूत सिपाही बाहर भेजे जा रहे हैं। नीज़ ये कि मुकाबला का मैदान छोटा, इसलिए तीरंदाजी न की जाए और दोनों तरफ के सूरमा सिर्फ शमशीर जनी के जौहर दिखाएं। अफगान तो सर से कफन बांध कर आए थे। दूसरा ये कि वो सुल्तान शेरशाह की इजाज़त के बगैर किला वालों से दूबदू मुकाबला कर रहे थे और उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो इस मुख्तसर जंग में बहादुरी और शमशीर जनी का ऐसा मुजाहरा करेंगे कि जब वो वापस सुल्तान के सामने पेश हों तो सुल्तान इनकी बहादुरी के पेश नज़र इन्हें माफ़ कर दे। अफगानों ने रायसीन वालों की तमाम शर्तें मान ली। दरअसल वो लड़ने के लिए इस कदर बेचैन थे कि इन्हें सिर्फ मैदान जंगी दिखाई दे रहा था और वो जल्द से जल्द दुश्मन के मुकाबिल होना चाहते थे। तमाम बातें और शर्तें तय होने के बाद पूरन मल ने अफगानों को इतला दी कि वो किला से कम अज़ कम 400 गज पीछे हट जाएं ताकि दोनों फौजों के दरमियान एक छोटा सा मैदान जंग पैदा हो जाए। अफगान पीछे हट गए। किला काफ़ी बुलंदी पर वाक़ था और किला के दरवाजे के सामने बहुत मुख्तसर मैदान था। इसके बाद ढलवान शुरू हो जाता था। फिर भी अफगान जहाँ तक मैदान था इसके सिरे तक पहुँच खड़े हो गए। फिर किला का दरवाज़ा खुला और 2000 राजपूत जिन्हें अपने बहादुरी पर घुमंड था बाहर निकल कर सफ आरा हुए। इस वक्त पूरन मल ने किला के बुर्ज से कपड़ा हिलाकर मुकाबले का ऐलान किया और दोनों फौजें तलवारें सोच कर तेज कदम उठाती हुई आगे की तरफ बढ़ना शुरू हुई। राय पूरन मल किला के बुर्ज में बैठा ये लड़ाई देख रहा था और वहीं से अपने जवानों के दिल बढ़ा रहा था। ये ठीक है कि राजपूत बड़ी बहादुरी से लड़े, मगर अल्लाह का नाम लेने वाले मुसलमान इनसे कब दबने वाले थे। फिर जब मुकाबला कुफ्र इस्लाम और हक व बातिल का हो तो मुसलमान उस वक्त शीशे की दीवार बन जाता है और आगे बढ़ता है तो जैसे फौलाद और आहन के पुतले हरकत करते हैं। एक तरफ जय जयकार की पुकार थी तो दूसरी तरफ नारा तकबीर बुलंद हो रहा था और वो गैरतमंद अफगान जो कई हफ्तों से रायसीन वालों के ताने शाने सुन सुनकर ताव खा रहे थे, इस वक्त न सिर्फ सीना सुपर थे बल्कि राजपूतों के कदम उखाड़ने के लिए जोर लगा रहे थे। इनके हमलों में शिद्दत पैदा होती जा रही थी। राजपूत किसी न किसी तरह दोपहर तक कदम जमाए रहे, मगर अफगानों की गैरत ने आखिर इनके कदम उठाड़ दिए और इन्हें धकेलते हुए किले के दरवाजे तक ले गए। ऊपर बैठे हुए राय पूरन मल के चेहरे पर हवाएं उड़ गई। इसने चीख चीख कर अगला अपना गला सुझा लिया। राजपूतों को भी शायद गैरत आ गई। इनकी किला वापसी के लिए अगरचे दरवाजे खोल दिए गए थे, लेकिन उन्होंने आखिरी कोशिश के तौर पर कदम जमाए, मगर ये शिकस्त मौत का आखिरी संभाला था। अफगानों ने महसूस कर लिया था कि काफिरों के कदम उखड़ चुके हैं, इन्हें ज़रा भी सहारा मिला तो ये फिर पलट आएंगे। चुनांचे उन्होंने जोर लगाकर एक ज़बरदस्त नारा लगाया। अफगानों के इस नारे ने राजपूतों के कदम ऐसे उखाड़े कि इनके मुंह मैदान जंग से किला के दरवाजे की तरफ घूम गए और वो बदहवास होकर भागने लगे। इस पसपाई में सैकड़ों राजपूत मारे गए और जो बच के किला वापस पहुंचे इनके जिस्म जख्मों से दागदार थे। इनके सर झुक गए और ताना देने वाली जुबानें जैसे गूंग हो गई थीं। भगोड़ों को किला के दरवाजे के अंदर लेकर दरवाजे बंद कर लिए गए। फिर भी इन भागने वालों की कम अज़ कम 500 लाशें किले के बाहर बिखरी पड़ी थी और किला वालों पर अफगानियों का ऐसा रोब तारी हो गया था कि दरवाजे बंद होने पर भी इनके जिस्म खौफ व दहशत से कांप रहे थे। दूसरी तरफ फातेह अफगान खुशियाँ मनाते और नारे लगाते अपने लश्कर की तरफ वापस हुए, मगर अभी ने फिक्र दामनगीर थी कि इनके इस इक़दाम ने अगरचे अफगानों की नाक रख ली थी और इन्हें किला वालों के तानों से निजात मिल गई थी, मगर ये सब कुछ उन्होंने अपने तौर पर किया था और इनका इक़दाम सुल्तान शेरशाह सूरी की किसी ज़ुबानी या तहरीरी हुक्म के बगैर था। अफगान और किलादारों की इस दुबदू जंग के बारे में सुबह तक तो शेरशाह को कोई इत्तला न मिली, मगर जब 1,500-2,000 अफगान लश्कर से निकल कर किला की तरफ नारे लगाते और तलवारें लहराते बढ़े तो मुहाफ़िज़ों और चौकीदारों ने भागकर सुल्तान को इत्तला दी। सुल्तान परेशान होकर खैमागाह से निकल आया। इसकी समझ में न आया था कि ये अफगान इसके हुक्म के बगैर किला रायसीन पर हमला क्यों करने जा रहे हैं। शेरशाह इसी फिक्र तरद्दुद में था कि एक अफगान ने आगे बढ़कर सुल्तान से दस्तबस्ता अर्ज़ किया, आलिजा गुस्ताखी की माफ़ी अता हो तो अफगानों की इस जुर्रत और खिलाफ कायदा अक़दाम की वजह बयान करूँ। ज़रूर बयान करो। सुल्तान ने परेशानी से पूछा, आखिर सब क्या है? इस हड़बों की जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? आलिजा गुस्ताखी माफ़, इसने जवाब दिया,
یہ ہڑبونگ نہیں بلکہ یہ سب کچھ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا گیا ہے اور اس کی ذمہ داری افغانوں کی جرات اور شجاعت پر عائد ہوتی ہے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ سلطان کی سمجھ میں کچھ نہ آ سکا۔ جلد بتاؤ اور مختصر بتاؤ۔ پھر اس نے صاف اور واضح الفاظ میں سلطان کو بتایا۔ عالیہ، جس دن سے ہم نے قلعہ رائسین کا محاصرہ کیا ہے اس روز سے قلعہ کے محافظ فصیل پر کھڑے ہو کر افغانوں کو بزدل اور ڈرپوک ہونے کا طعنہ دیتے ہیں۔ وہ شراب پی پی کر ناچتے اور ہمیں غلیظ غلیظ گالیاں نکالتے ہیں۔ جن سپاہیوں کا پہرا قلعہ سے زیادہ قریب ہے وہ ان کے طعنے اور کمینی حرکتیں دیکھتے دیکھتے اور سنتے سنتے تنگ آ گئے۔ سلطان نے سے ٹوکا، اگر یہ بات تھی تو اس کی خبر ہمیں کیوں نہ پہنچائی گئی؟ عالی جا، اس نے بتایا، سب کا خیال تھا کہ قلعہ پر جلدی ہی عام عملہ کا حکم ہو جائے گا اور وہ ان سے پورا انتقام لے سکیں گے، مگر عام حملہ کے حکم کے میں تاخیر کی وجہ سے افغان برداشت نہ کر سکے اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ قلعہ کے قریب پہنچ کے قلعہ والوں کو باہر نکل کر جنگ کی دعوت دیں گے تاکہ معلوم ہو سکے کہ کون بہادر اور کون بزدل ہے۔ سلطان چند لمحے سوچنے کے بعد بولا، ٹھیک ہے، ان کی مدد کو کوئی آگے نہ جائے، ہاں ان کے انجام سے ہمیں ضرور آگاہ کیا جائے۔ یہ کہہ کے سلطان خیمہ میں واپس چلا گیا۔ دوسرے لوگ بھی اپنی اپنی جگہ چلے گئے۔ پھر دن بھر جنگ ہوتی رہی اور شام کو جب افغان نعرہ فاتح لگاتے واپس آئے تو سلطان کو اطلاع دی گئی، مبارک ہو سلطان عادل، افغانوں نے فتح پائی۔ انہوں نے قلعہ کو برابر کے دو بدو مقابلے کی دعوت دی۔ قلعہ والے راضی ہو گئے۔ ہمارے افغان صرف 1500 تھے۔ ان کے مقابلہ پر رائے پورن ملک کے 2000 راجپوت قلعہ کے باہر بھیجے۔ تمام دن خوب مقابلہ ہوا۔ آخر افغانوں نے شام کے وقت انہیں پسپا کر کے قلعہ میں واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ قلعہ والے 500 لاشیں میدان میں چھوڑ کر قلعہ بھاگ گئے۔ سلطان نے خدا کا شکر دل میں ادا کیا مگر حکم دیا، حکم عدولی کرنے والے اس گروہ میں لشکر کے جتنے چھوٹے بڑے سردار شامل ہیں ان سب کو ہمارے سامنے فوراً پیش کیا جائے۔ شاہی ہرکارہ حکم لے کر فوراً باہر کی طرف بھاگا۔ افغان نعرے لگاتے واپس آ رہے تھے۔ انہیں شاہی ہرکارہ اپنی طرف آتا دکھائی دیا تو ان کے قدم ایک دم رک گئے۔ ہر طرف خاموشی طاری ہو گئی۔ شاہی ہرکارے نے حکم شاہی سنایا، سلطان عادل کا حکم ہے کہ بلا اجازت حملہ کرنے والے اس گروہ میں چھوٹے بڑے جتنے سردار ہوں انہیں حضور سلطانی میں پیش کیا جائے۔ افغان یہ سن کر گھبرائے۔ انہوں نے ایک دوسرے کا منہ دیکھا۔ پھر ان میں سے ایک نے شاہی ہرکارے سے کہا، اے شاہی قاصد، ہم نافرمانوں میں کوئی سردار موجود نہیں، ہم سب کے سب سپاہی اور اپنی غلطی کی سزا بھگتنے پر آمادہ ہیں، آگے جو حکم حاکم ہو۔ ہرکارہ یہ جواب سن کر حیران رہ گیا۔ مقابلہ کرنے والے اس گروہ کی قلعہ کی طرف جانے سے پہلے اپنے میں سے سرداروں کو الگ کر دیا تھا، کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ اگر سردار ان میں شامل رہے تو سلطان کا غصہ تیز ہو جائے گا اور سرداروں کی شامت آ جائے گی۔ شاہی ہرکارے نے بڑے جوش سے کہا، خبردار تم لوگ ایک قدم بھی آگے نہ بڑھنا، میں تمہارا جواب حضور سلطانی میں پیش کروں گا اور دوسری ہدایت لے کر واپس آؤں گا۔ ہرکارہ حکم دے کر شاہی خیمہ گاہ کی طرف واپس مڑ گیا اور یہ لوگ خاموش کھڑے ہو کر اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد وہ کیا دیکھتے ہیں کہ آگے آگے شاہی ہرکارہ اور پیچھے بھی سلطان عادل ماں اپنے تمام سرداروں کے ایک جلوس کی شکل میں ادھر آگے بڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ انہوں نے سلطان کی چال سے اندازہ لگایا کہ وہ غصہ کے عالم میں ہے اور اب ان پر عتاب نازل ہونے والا ہے۔ سلطان عادل کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی ان خود ساختہ باغیوں نے اپنی تلواریں اتار کر اپنے گلوں میں لٹکا لی۔ یہ اطاعت اور اظہار ندامت کا مہذب طریقہ تھا اور بڑے بڑے سردار فوج یا گرفتار ہونے والے باغی جب سلطان کے سامنے پیش کیے جاتے تو وہ اطاعت کے اظہار کے طور پر اپنے گلے میں تلواریں لٹکا لیا کرتے تھے۔ سلطان شیرشاہ کے قریب پہنچنے پر تمام خودسر لشکروں نے اپنے سروں کو سلطان کے سامنے جھکا دیا۔ ان کی تلواریں ان کی گردنوں میں بستور لٹک رہی تھی۔ سلطان نے ان پر ایک طائرانہ نظر ڈالی، پھر امیر قطب خان کو مخاطب کیا، ان بدبختوں کو دیکھتے قطب خان، ان کی خودسری کا یہ عالم ہے کہ محاذ پر ہمارے موجود ہوتے ہوئے انہیں ہمارے پاس آتے ہوئے شرم محسوس ہوئی اور اپنے جوش اور گھمنڈ میں قلعہ والوں کو لڑنے کی دعوت دے کر ان پر جا پڑے۔ ذرا سوچو تو، اگر جھوٹا اور مکار پورنمل ان کے مقابلہ پر 4-5 ہزار سپاہی بھیج دیتا تو ان کا کیا حشر بنتا، الزام سراسر ہمارے سر آتا اور ان کے عزیز و اقارب ہمیں بددعائیں دیتے۔ مگر سلطان کہتے کہتے رک گیا۔ قطب خان نے فوراً سفارش پیش کی، عالی جا، یہ ان کی غلطی تھی مگر خدا نے انہیں محفوظ رکھا اور کامیابی سے بھی ہمکنار کیا۔ سلطان معظم، اگر ان کی خطا معاف فرمائیں تو بندہ پروری ہوگی۔ نہیں قطب خان، سلطان نے اسی غصہ کے عالم میں کہا، یہ تو ہمارے احکام کی کھلی تذلیل ہے، بغاوت ہے یہ تو۔ اور اس کے ساتھ ہی سلطان بغیر کوئی قدم اٹھائے یہ حکم دیے، جیسے خیمے سے برآمد ہو کر یہاں تک آیا تھا اسی طرح تیز قدم اٹھاتا پھر خیمہ میں چلا گیا۔ ادھر قطب خان نے ان تمام سرپھروں کو اپنی یونٹوں میں واپس جانے کا اشارہ کیا۔ جب یہ لوگ ادھر چلے گئے تو امیر قطب خان بھی واپس ہوا اور سلطان کے حضور پہنچ گیا۔ سلطان نے اس سلسلہ میں اپنے سرداروں سے کافی دیر گفتگو کی، پھر حکم دیا کہ
ان سرفروں کو دوبارہ اس کے حضور پیش کیا جائے۔ سلطان کے خیمے کے سامنے ان کی مسند لگائی گئی، تمام عمرہ وزراء جمع ہوئے اور ان خود سر فاتح لشکروں کو سلطان کے سامنے پیش کیا گیا۔ سلطان نے مسکراتے ہوئے کہا، سمجھ نہیں آتا کہ تمہیں اس قدر جوش و خروش دکھانے کی کیا ضرورت پیش آئی کہ تم نے تمام احتیاطی تدابیر کو بالائے طاق رکھ دیا اور بھیڑیوں کے بھٹ میں گھس گئے۔ جہاں تک تمہاری بہادری اور جرأت کا سوال ہے تو اس سے کون واقف نہیں۔ ہم نے دراصل محاصرہ کو اس لیے کچھ طول دیا تھا کہ ہم چاہتے تھے کہ افغان بہادروں کو جانیں کم سے کم ضائع ہوں، مگر معلوم ہوتا ہے کہ پرن بل ہٹ دھرمی پر آمادہ، اس لیے اس کا علاج ضروری ہو گیا ہے۔ پھر سلطان نے امیر قطب خاں کو دیکھتے ہوئے کہا، ہمیں بتایا گیا کہ بہادری کا مظاہرہ کرنے والے اس گروہ میں ایک بھی سردار موجود نہیں۔ بس ہم حکم دیتے ہیں کہ ان کا ہر سپاہی 20 سپاہیوں پر سردار مقرر کیا جائے، مگر یہ بات بھی ان کے ذہن نشین کرا دی جائے کہ اگر آئندہ کوئی اس قسم کی غیر ذمہ دارانہ حرکت کی گئی تو ان کی سزا ان کے تصور سے بھی زیادہ ہوگی۔ سلطان کے اس فیصلے اور انعام کے اعلان نے لشکریوں کے جوش و خروش اور جذبہ میں کچھ اور اضافہ ہو گیا۔ اسی دن حکم دیا گیا کہ لشکر میں برتنوں کی صورت میں جس قدر تانبا اور پیتل موجود ہے وہ سب ایک جگہ جمع کر دیا جائے، ان کے مالکوں کو اس کی دوگنی قیمت ادا کی جائے، پھر اس تانبا اور پیتل کو گلا کر توپیں ڈالی جائیں اور ان توپوں کے لیے گولے تیار کیے جائیں۔ سلطانی حکم ہوتے ہی تمام لشکر اس طرف لگ گیا۔ لشکر کے علاوہ پاس پڑوس کی آبادیوں سے بھی منہ مانگے داموں پر تانبا اور پیتل خریدا گیا، پھر انہیں گلا کے دھڑا دھڑ توپیں تیار ہونا شروع ہو گئیں۔ ان توپوں کے لیے گولوں کی تیاری کا الگ کام شروع ہو گیا۔ ایک روایت کے مطابق 3 ہفتوں کی کوشش کے بعد 8 ہلکی توپیں تیار ہو گئیں۔